एक अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो साइबर अटैक्स हैव ग्रोन सो मच एवरी 11 सेकंड्स देयर इज वन साइबर अटैक व्हिच इज हैपनिंग। जितने भी हमारी पब्लिक है, जो मेन जनरल पब्लिक है, उसको 4 बारी दिखाओ, 5वीं बारी वो एक्सेप्ट कर लेगा। व्हेन द इन्फ्लुएंस वॉरफेयर हैपेंस, इट्स ए वेल प्लान्ड, वेल थॉट एंड वेल एग्जीक्यूटेड। और ये केवल एंड केवल सोशल मीडिया के जरिए होता है। आज की डेट में आपके थ्रेट्स क्या हैं साइबर के? आपके थ्रेट्स हैं पावर ग्रिड, आपका वाटर प्लांट, आपका एविएशन, आपके रेलवेज, आपके टेलीकॉम नेटवर्क, आपका हॉस्पिटल्स। और हम इन सबको बोलते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इन पे जब अटैक होता है तो एक मोर डैमेजिंग अटैक होता है। उसको जानना, इन्वेस्टिगेट करना इज अ मेजर चैलेंज। इट्स नॉट इजी. While we were doing G20, groups from Pakistan, Bangladesh, Indonesia, they had ganged up in Baki और भी, and they were hacking our G20 sites. They were doing a DDoS attack. कभी सर ऐसा हुआ कि इंडिया ने कुछ मना कर दिया कि ये वाला इक्विपमेंट हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें वी कुड डिटेक्ट? We'll, kind of. ओके, स्टे अवे। आज की डेट में एक जो एरा आ रहा है, आगे आने वाला एरा, वो AI वर्सेस AI, जहाँ पे आप AI का इस्तेमाल करोगे अटैक करने के लिए, and you are using the AI for protection. दोस्तों आज बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा है हमने कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ। IIT खड़गपुर के पास आउट हैं ये। उसके बाद इन्होंने इंडियन मिलिट्री के साथ इंटेलिजेंस यूनिट में काम करा। ही हैज़ रेवोल्यूशनरी थॉट्स अबाउट द वे इलेक्शंस आर डन टुडे। ये जो पूरा EVM के अराउंड कंट्रोवर्सी होता है, इसको कैसे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकती है हमारे इलेक्शंस में। वाई ब्लॉकचेन? क्योंकि वो आपको एक ट्रेसेबिलिटी देता है, इनम्यूटेबिलिटी देता है, कोई इसको टेम्पर नहीं कर सकता। यू कैन डू इलेक्शंस विद अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक से बचने के लिए इंडिया को क्या मेजर्स आज लेने की जरूरत है? जब किसी कंट्री को हमारी करंट गवर्नमेंट की या ऑपोजिशन की पॉलिसीज पसंद या नापसंद होती हैं, उसको कैसे इलेक्शन के टाइम पे एक साइबर थ्रेट स्पॉन्सर करा जाता है ताकि आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्विंग करें अपना वोट। इन्फ्लुएंस वॉरफेयर का मतलब ये है एक सटीक तरीके से, एक सोची समझी चाल के जरिए इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना। तो वी हैव अ चैलेंज एट हैंड। दिस इलेक्शंस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। इस तरह के अटैक से हमें कैसे बचना चाहिए, ये इस समय जब हम इलेक्शन के इतने पास हैं बहुत जरूरी है जानना। एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई वुड से इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड इंश्योर दैट वी डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी सच साइबर अटैक फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज। एंड अवेयरनेस इज योर ओनली वेपन अगेंस्ट दिस थ्रेट। आई होप आप इस पॉडकास्ट से सीखोगे और आप इंश्योर करोगे कि ये सोशल मीडिया आपका वोट इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। सो मेक योरसेल्फ अवेयर थ्रू दिस पॉडकास्ट एंड आई होप you like and subscribe. Thank you, Colonel Inderjeet Singh, for taking out time for us. You being an expert in blockchain and cyber security both, और आपने क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिफेंस के अंदर भी साइबर इंटेलिजेंस में काफ़ी काम कर रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इलेक्शन प्रोसेस बेटर हो सकता है क्या किसी तरीके से? So thank you Tarun, and it's a real pleasure to be part of your podcast. And बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा, और मैं दोनों का जवाब दूंगा, पहले ब्लॉकचेन का और दूसरा साइबर सिक्योरिटी का, जो इलेक्शन में हमारे इस समय बहुत कंसर्न है। सो ब्लॉकचेन का जो इस्तेमाल है हम लोग इलेक्शंस के टाइम पे वोटिंग के लिए कर सकते हैं। और वो होता कैसे कि आप एक पोर्टल बनाएंगे जो ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। और वाई ब्लॉकचेन? क्योंकि वो आपको एक ट्रेसेबिलिटी देता है, इनम्यूटेबिलिटी देता है, कोई इसको टेम्पर नहीं कर सकता, राइट। और जो भी आप कोई भी क्लिक भी उसमें करते हैं तो क्लिक वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो जब आप एक पोर्टल बनाया, आप अपने आधार कार्ड के साथ जाइए, आप उसके ऊपर क्लिक करिए और अपना वोट कभी भी आप मतलब किसी टाइम में 10-15 दिन के विंडो में आप ओपन करें, आप अपना इलेक्शन का वोट दे दें। तो किसी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अपने मोबाइल फ़ोन से आप पोर्टल पे जाइए, या कंप्यूटर से या लैपटॉप से कहीं से भी, या फिर कुछ टियर 4 सिटीज़ में कहीं पर गवर्नमेंट ने एक कंप्यूटर लगा दिया, वहाँ पर कोई भी जा कर के अपने आधार की डिटेल्स मैच करके उधर से ही अपना वोट रजिस्टर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, और उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। तो आपको एक ज़्यादा टेंशन भी नहीं है कि लाइनों में खड़ा होना है। हाँ, एंड यू डोंट हैव ए प्रॉब्लम ऑफ डबल वोटिंग, और people are doing other kind of things which are there in the elections. So blockchain can give transparency like this. Already Estonia ने इसका प्रयोग किया है, Georgia is trying to do it, and काफ़ी सारी other countries भी इसका इस्तेमाल करना चाहती है। और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में उसको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स एवरीथिंग द वे वी वर्क टुडे इट इज़ गोइंग टू चेंज। आज हम वेब 2 टेक्नोलॉजी को हैं, आने वाले टाइम में वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर हो जाएंगे, और वो जो डिसेंट्रलाइज होगी,
जो आज हम सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। आपके सोशल मीडियाज, आपके बाकी जो काम करने के तरीके, आपके ऑफिस की एप्लीकेशंस, everything is going to change. So this is the power of blockchain, what we are going to see today. तो सर गवर्नमेंट ने इन आर इकोसिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिजिटलाइजिंग सो मेनी थिंग्स, हमने ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा यूज़ कहाँ पे करा है? सो ब्लॉकचेन का जो इस्तेमाल है, हम लोग काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस कर रहे हैं। एक तो आपने CBDC के बारे में सुना होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही है और वो डिजिटल करेंसी पूरे कंट्री में ऑलरेडी हमने होलसेल पायलट कर चुके हैं, रिटेल पायलट चल रहा है और सभी बैंक्स उसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एप्लीकेशन विच इज़ देयर। आप लोग डिजी यात्रा का इस्तेमाल करते हैं? हाँ। डिजी यात्रा में एक्चुअली बैकबोन इज अ ब्लॉकचेन। ओके, आने वाले टाइम में आपकी बैंकिंग सर्विसेज जो आप KYC कराने जाते हैं, आपके ट्रेड फाइनेंस के ऊपर है, आपका LCs के ऊपर है, तो ये सारी एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही हैं। और KYC इज वन ऑफ द वेरी गुड एप्लीकेशन विच इज गोइंग टू कम अप इन द ब्लॉकचेन वेरी शॉर्टली। LC का ऑलरेडी पायलट चल रहे हैं, काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं ऑलरेडी इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और जैसे आपकी आपका हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड्स, आपके बर्थ कार्ड्स, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, राइट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ब्लॉकचेन पे आ जाएंगी। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम चेंज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो यानी इलेक्शन भी हो सकता है 2029 के इलेक्शन शायद ब्लॉकचेन पे हो जाए पॉसिबल, क्योंकि जो भी इलेक्शन हारता है ना वो बड़ा हल्ला मचाता है कि नहीं साहब ये कुछ सही नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो फिर सबको ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जनता को भी, कि भाई ये पूरा ऑडिट ट्रेल है। इट इज़ गोइंग टू बी। और दूसरा मैं साइबर सिक्योरिटी का पार्ट टच करना चाहता था। इस बारी के जो इलेक्शंस हैं एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हैं हम लोग, जहाँ पे सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल, आप लोग ऑलरेडी हम डीप फेक्स का देख चुके हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, डिस इन्फॉर्मेशन हम देख रहे सर हैं। गवर्नमेंट ने भी एक सर्कुलर निकाला अभी 2 हफ्ते पहले कि आप जो AI का जब यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट द बिगर कंपनीज दे नीड टू टेक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर सच वीडियोज आर पब्लिश्ड। सो AI एथिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शंस में हमको एक सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फ्लुएंस वॉरफेयर का। इन्फ्लुएंस वॉरफेयर का मतलब ये है एक सटीक तरीके से, एक सोची समझी चाल के जरिए इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना। एक न्यूज़ चला था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब US इलेक्शंस के अंदर रशिया ने इस तरह से इलेक्शन इन्फ्लुएंस वॉरफेयर के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा पुश दिलाया था। बिल्कुल। सो वी आर गोइंग टू सी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स दिस ईयर। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। हमारी जो एडवर्सरीज हैं, जो बाकी जो कंट्रीज हैं, चाइना, पाकिस्तान, वो हमारे इलेक्शंस को मिडल राउंड करेंगी इस तरह से, वो सोशल मीडिया के ज़रिए और एक वेल थॉट प्लान के ज़रिए करेंगे। तो वी हैव ए चैलेंज एट हैंड। दिस इलेक्शंस इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज वो व्यक्ति का जो सोचने का नज़रिया है वो चेंज कर देती हैं। सर पर ये कैसे होता है ऑन ग्राउंड, कैसे होता है ये? अब जैसे मैं एज अ यूज़र देखूं और यूट्यूब जब मैं खोलता हूं तो राइट विंग जर्नलिज्म और लेफ्ट विंग जर्नलिज्म दोनों हो रहा होता है उसके ऊपर। देर आर पीपल हु विल ओनली टॉक अबाउट द गुड थिंग्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन, एंड देर आर पीपल हु विल ऑलवेज बी एंटी वॉट एवर द गवर्नमेंट डज। एंड ये इट इज़ अ पोलराइज वर्ल्ड दैट वी लिव इन बाय एंड लार्ज सारे कंट्रीज में। टुडे वी सी दैट पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन द लेफ्ट और द राइट साइड। अब इस सिचुएशन में गेम प्ले ये करते कैसे हैं ये कंट्रीज? So it is all using the AI, all using the machine learning tools. So एक व्यक्ति को अगर आप बार बार कोई चीज़ दिखाते हो, पहले वो ओपिनियनेटेड नहीं होता और कुछ समय बाद वो ओपिनियन बनाना शुरू करता है कि जो वो देख रहा है वो सच है, और वो वहीं पे वो ओपिनियन चेंज होता है। तो बहुत सारे लोग मैं इजी लैंग्वेज में इसको अगर डिकोड करूं तो बहुत लोग जो लेफ्ट या राइट विंग पे सोचते हैं ज़्यादा, उनको कैसे शिफ्ट करना है, एंड ज़्यादातर लोग जो सेंट्रिस्ट हैं, जो स्विंग वोटर्स है, वो कैसे आप इधर से उधर लेकर के तो ये इन्फ्लुएंस के जरिए होता है। क्योंकि आपको मैं ऐसी न्यूज़ आपको सामने प्रोड्यूस करूंगा टाइम के बाद, तो 4 न्यूज़ के बाद 5वीं न्यूज़ में आप बिलीव करोगे ये ऐसे ही होता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। So this is what is called an influence warfare, and when the influence warfare happens, it's a well planned
वेल थॉट एंड वेल एग्जीक्यूटेड, राइट। सो ये नहीं कि 2-4 पोस्ट आपने देख ली और आप उसी में बिलीव करना। सो इसको काफ़ी टाइम पहले शुरू किया जाता है, और इलेक्शन से, और इलेक्शन जैसे जैसे मतलब नज़दीक आते हैं इसको पीक करना शुरू करते हैं, जहाँ पे अब आप ऑलरेडी देख रहे हैं सो मच ऑफ डिस्कशंस हैपनिंग अराउंड द इलेक्शंस। राइट। तो सर क्या ये बिना बड़ी कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट के करना पॉसिबल है? लेट अस से अगर कोई इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, जब तक जो भी सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक, विदाउट नेमिंग एनी प्लेटफॉर्म रादर, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इन्वॉल्वमेंट के बिना भी ये हो सकता है? ये बड़ी कंपनियों का नहीं होता, ये नेशन स्टेट्स करती हैं, ओके। ये कंट्रीज करती हैं। जैसे चाइना मेडल करना चाहता है हमारे इलेक्शंस पे, या पाकिस्तान करना चाहता है, जो अभी तो इस समय जो चाह रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके फेवर में, या जो वो चाह रहे हैं पॉलिसीज आए, वो आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वो इस हिसाब से स्विंग करना चाहिए। वो क्योंकि यहाँ पे जो वीकनेसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ज़्यादा आप देखते हैं। तो और जितने भी हमारी पब्लिक है, जो मेन जनरल पब्लिक है, उसको 4 बारी दिखाओ, 5वीं बारी वो एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को। और ये नेशन स्टेट्स जब करते हैं, ये इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी बोलते हैं, हम इन्फ्लुएंस वॉरफेयर भी बोलते हैं। तो इसको समझना एक बहुत ही डेप्थ में जाके समझना पड़ता है कि हाउ दे हैव डन इट। कोई पोस्ट मेरे पास आया, या लेटर से अगर चाइनीज गवर्नमेंट के साइड से कोई सोच रहा है, वो विल दे स्टार्ट अप्रोचिंग सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स जिनके पोस्ट इंडिया में ज़्यादा देखे जाते हैं, या वो फेसलेस पोस्ट बनाने और न्यूज़ बनाने शुरू करेंगे और उनको बूस्ट करना शुरू करेंगे? किस तरह से वो ये बेसिकली आपको इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं होती है, आप बॉट्स क्रिएट करते हो, ठीक है। वो बॉट्स के जरिए आप इस प्रकार के जो फेक अकाउंट्स क्रिएट कर दिया आपने, और वो एम्पलीफाई करना शुरू करते हो। फेक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, राइट। वो फेक अकाउंट्स के जरिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, और मास को रीच आउट करने का करते हैं। तो होता क्या है, कभी भी आप नोट करेंगे सोशल मीडिया पे कोई भी अगर व्यक्ति पोस्ट जो है, अगर तो कोई लाइक नहीं है, 1-2 लाइक हैं, 3 लाइक हैं, तो आप उसको इग्नोर करोगे। जैसे ही वो कोई पोस्ट लाइक है 100-200, तो आप क्या करोगे? यू विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट। हाँ, अगर कोई 1 लाख लाइक आ रहे हैं तो आई विल लुक एट इट। सो यू विल लुक एट इट, बट नॉट नोइंग द ओरिजिनलिटी ऑफ दैट। So these are through bots. So this is it's a huge, game plan which really goes behind it. इस तरह के केसेस में सर, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस दैट यू डिड इन, कभी कोई अरेस्ट वाला सिचुएशन भी आता है, या ये ज़्यादातर सारा डिजिटल ही चलता रहता है? उन केसेस में अरेस्ट होते हैं, जो बॉट्स वाले केसेस हैं, जहाँ पे आप ट्रैक डाउन करते हो कहाँ से ये आया, किधर ओरिजिनलिटी थी, किधर से एक्चुअली ट्वीट आया, तो यू कैन एक्चुअली पिन पॉइंट। बट ये वाला जो इन्फ्लुएंस वॉरफेयर है, इट्स अ मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज, एंड वी हैव टू रियली थिंक एज टू हाउ वी हैव टू काउंटर इट। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट ए वन मैन जॉब, इट्स ए होल लॉट ऑफ एफर्ट जो लगाना पड़ेगा इसमें। और सर, पॉलिटिकल पार्टीज का इसके अंदर, जैसे लेट से कोई फॉर एग्जांपल पार्टी ए को खराब दिखा रहा है, तो किसी का तो फ़ायदा हो रहा है उसमें, पार्टी बी का जैसे फ़ायदा हो रहा है। तो एंड बहुत बार रेजीम चेंज भी हो रहे होते हैं इलेक्शन में, या वो, तो ये कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आता है, लाइक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गेट्स बिटवीन दिस इन्वेस्टिगेशन। सो इन्फ्लुएंस वॉरफेयर का मतलब ही यही होता है, व्हेन दे वांट टू मिडल अराउंड द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल टू मेक गेन other political parties. Right. So this is how the underlying thought process goes. So it's not easy. So that's why I told you, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल होती है, और हम लोग जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं, ये उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और ये केवल एंड केवल सोशल मीडिया के जरिए होता है। सर, एक ये भी एटलीस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए, या कहीं कम पढ़ने मिलता है, बट जो पढ़ने मिलता है कि बॉर्डर एरियाज़ के अंदर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ऑल्दो वो बहुत डिजिटलाइज्ड नहीं है। अगर हम अपने बॉर्डर एरियाज़ देखें, चाहे कश्मीर देखें, लद्दाख देखें, या नॉर्थ ईस्ट देखें, बट उधर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर मच मोर एज कम्पेयर टू योर मेनलैंड, और मेनलैंड शायद नहीं बोलना चाहिए, आपके जो मेट्रो सिटीज़। ये सही है सर बात? मैं आज थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करूंगा,
वो वेरिएशन ऐसा होता है कि आज की डेट में आपके थ्रेट्स क्या हैं साइबर के? आपके थ्रेट्स हैं पावर ग्रिड, राइट, आपका वाटर प्लांट्स, आपका एविएशन, आपके रेलवेज, आपके टेलीकॉम नेटवर्क, आपका हॉस्पिटल्स. सो जो क्लासिकल हम लोग बॉर्डर एरियाज बोलते थे, नाउ दैट बॉर्डर एरियाज नो मोर द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन. राइट. द डिस्टिंक्शन इज व्हाट इज योर टारगेट. और हम इन सबको बोलते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और CII बोलते हैं, क्योंकि इन पे जब अटैक होता है तो एक मोर डैमेजिंग अटैक होता है. केस इन पॉइंट, आपकी पावर ग्रिड जो अगर डैमेज हो जाए और वो दिनों दिन तक लाइट ना आए, तो आप समझिए कि क्या एक सिटी का हाल होगा. USA आज की डेट में रोज एक वार्निंग दे रहा कि उनके वाटर प्लांट्स जो है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, दे आर अंडर थ्रेट फ्रॉम चाइना. राइट. So they are thinking of a strategy to how to overcome that kind of threats. सॉरी, मैंने आपका पॉडकास्ट का फ्लो इंटरप्ट कर दिया. अगर पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी. बैक टू योर पॉडकास्ट नाउ. सर, ये जब ये चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन चल रहा था तो मुंबई में एक दिन के लिए लाइट गई थी, तो बहुत लोगों ने उसमें थ्योरी लगाई थी कि So it was one of the cyber attacks, which it was a cyber attack by China. It was, we can't say it's China, but it was one of the cyber attacks which happened. And the possible that the cyber attack was from China, क्योंकि एक और रिपोर्ट आई थी March 2022 में, where they said there are 7 power grids in the country which are under threat of APT41. Red Fox बोला था उन्होंने, ये recorded future की रिपोर्ट थी. And they said APT41, that's Red Fox is the APT41. And they are under threat. That means we are under a grave threat from China. Right? We have threat from North Korea. North Korea is already, they did a cyber hack, बोलूँगा, cyber attack बोलो, of Cosmos Bank. उनका एक Lazarus group है, right? Which is one of a very notorious group which is there. So they are किस तरह की चीजें सर लजारस ग्रुप जो आपने बताया किस तरह की चीजें करता है? सो वो उनका फोकस है बैंक्स. Okay. सो होता क्या है, APT ये एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट, ये नेशन स्टेट एक्टर्स करते हैं. मतलब नेशन स्टेट मतलब कंट्रीज कराती हैं, वेरी स्पेसिफिक. कंट्री स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड. कंट्री स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड. सो इनका एक ही मकसद होता है, जैसे APT41 है वो पावर ग्रिड्स के ऊपर करता है, बैंकिंग के ऊपर करता है, उसका फोकस इंडिया है एक. ठीक है. जैसे लजारस है, Lazarus has got a focus on India, on banking. So they know how to, attack a bank. And all these hackers or criminals today are in a kind of well-trained, and they know what they're doing, right? And they are very specific. So they are not one shoe fit all model. कि हम कुछ भी कहीं पे भी अटैक कर दें. बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा फोकस्ड अटैक्स होते हैं. और एक अगर मैं आपको फिगर बताऊं, the cyber attacks have grown so much. Every 11 seconds there is one cyber attack which is happening. अच्छा. Right. So that is the kind of situation we are in. And the criminals are, going away uncaught at times. And why they are getting away uncaught? Because they know that they are using darknet, which is as such dark, very difficult to find out criminals. And they use cryptocurrency for transactions. So that is how the whole scenario is building up. So it's a quite a problem. सर, ऐसा कई बार पढ़ने में आता है कि अलग अलग गवर्नमेंट्स को भी स्टेट इटसेल्फ हैड टू पे रैंसमवेयर, कि अगर मान लीजिए किसी ने जो है आपके नेशनल हॉस्पिटल्स का डेटा हैक कर लिया, या किसी ने रेलवेज का या बैंकिंग का डेटा हैक कर लिया, सो इन ल्यू ऑफ नॉट मेकिंग दैट डेटा पब्लिक, certain governments historically have had to actually pay the hackers. Yes. हालांकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पीछे है, बट वो नहीं पकड़ पाते और उनको पे करना पड़ता है. और ऐसा भी सर बोला जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसा करा है. ये सही है सर? ये बात बिल्कुल, और हुआ भी है इन पास्ट. और होता क्या है कि अभी आपको एक मैं बड़ा क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ. एक बहुत बड़ा हैक हुआ था यूनाइटेड हेल्थ के ऊपर. दैट्स अ US हेल्थ सिस्टम, एंड इट हैपेंड इन February. They have paid almost 22 million. आप इमेजिन करिए. Wow. Right? And the group which they have paid, वो ग्रुप ही वैनिश हो गया.
Because the amount was too big for them. and they vanished. Wow. Right? So that is what they do. And बड़े सारे groups हैं इस तरह. There's a Lockbit which is there. Again, it is a very notorious group. उन्होंने FBI ने उनको डाउन किया. उसके बाद थोड़े दिन के बाद बोलते कि हमारे को तो कुछ नहीं हुआ. We are back again. हाँ. Right? So we are seeing such kind of situation altogether. So it's a very So critical. FBI ने specifically वो hacker group को They were able brought to them down, compromise but then the they servers. sometime afterwards they said that कुछ नहीं हुआ, we are back in हाँ, action. we are back again and we are hacking. Wow. वो इंडियन गवर्नमेंट जो आपने बोला पे करा, वो कोई इंस्टेंस बता सकते हैं कि कौन सा हैक था? उसको we'll talk अच्छा, of it okay. later. हाँ. And you know, but it's a problem. So हाँ. we are in a kind of problem. We already saw AIMS attack which happened. Ransomware. Yes. We saw Oil India which was hacked. Hmm. Recently we saw you know, one of the private organizations getting hacked. So we are in a state of flux. इसमें सर मैं पढ़ रहा था कि आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि एम्स का डेटा या हेल्थ केयर के डेटा को हैक करके किसी को क्या फ़ायदा होगा. एंड देन आई रियलाइज्ड व्हाइल आई वाज रीडिंग दैट इफ़ अ कंट्री नोज दैट फॉर एग्जांपल आपके कंट्री के डेमोग्राफिक्स में 18 to 24 एज के जो मेल्स हैं उनको प्रिडोमिनेंटली कितनों को डायबिटीज़ है और कितनों को वो है, तो दे कैन क्रिएट बायो वेपन्स दैट आर सूटेड फॉर annihilation of a particular class of people in your country. That's right. That's right. So health data is very, very important. And AIMS is one of the premier institutions. So while you touched upon the targets for the critical infrastructure, so as part of the National Cybersecurity Policy 2013, you know, we came up with 6 critical infrastructures initially. And then we added the health as the 7th one. In fact, we are in the process of adding as one of the critical infrastructure, because इनको डैमेज अगर होगा तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज होता है. क्या क्या है सर वो है आपके एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया पूरा, आपका पावर्स हो गया, आपका टेलीकॉम हो गया, आपका गवर्नमेंट हो गया, आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गए, राइट, वाटर हो गया. सो दीज आर द एरियाज विच आर मोस्ट क्रिटिकल टू द कंट्रीज सिक्योरिटी. और इनको बचाना आज की डेट में सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. सर अगर इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो जहाँ ऑन ग्राउंड वॉर हो रही है, एक्चुअल आर्मी एंड एयरफोर्स आर इन्वॉल्व, एट दैट स्टेज लेट्स से इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाती है, गॉड फॉरबिड, एंड एट दैट स्टेज एक साइबर अटैक क्या कॉज कर सकता है? व्हाट इज द ऑन ग्राउंड डैमेज दैट अ साइबर अटैक कैन कॉज? So I'll give you 2 examples. One, what we are seeing, the Russia-Ukraine war. हाँ जी. Right? And while there's a war which you are seeing on ground, there's all every day there's some attack, there's some missile fire. Simultaneously, there's an attack on the cyber front. तो उनके डिफेंस हेडक्वार्टर्स पे उनका डेटा चोरी कर लेते हैं, उनका नेशनल सिस्टम को क्रिपल कर देते हैं. ये यूक्रेन ने काफी क्लेम्स करे हैं कि हमारा डेटा जो है हाँ, वो, और यूक्रेन भी काउंटर वॉर करता है. और वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ. जो हैकर ग्रुप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर ग्रुप्ड इनटू 2 parts. Right, so there are around 60 plus hackers who are pro Ukraine, okay, and there are 80 plus hackers who are pro Russia, okay, and they are now fighting against. They are trying to fight against each other. So while the war is on, we are seeing this kind of hybrid war already being fought. साइबर वॉरफेयर में while there is a war on the ground, what are some of the stories or instances that have happened that has led to major losses on See, either side? they do cyber espionage. जहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल निकाल लिया, यू नो, कि आपके कहाँ पर जो है हाँ, मिलिट्री कहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, हु इज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ योर यू नो फ्लाइट. अच्छा, उतने डिटेल तक. हाँ, और उनकी किसी के फैमिली के थ्रू निकाला उन्होंने. सो अनदर थिंग व्हाट दे डू इज देयर इज समथिंग कॉल्ड DDoS अटैक्स, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स. दैट्स आल्सो कंटिन्यूअसली हैपनिंग. तो आपके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चलना बंद हो जाएगा आपका, वो चलना बंद हो जाएगा आपका. यू आर क्रिपल्ड फॉर सम टाइम. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. So we are seeing this hybrid war taking or the warfare taking a new shape altogether. तो जैसे अगर रेलवे टिकट प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो आप 2 दिन के लिए भी अगर वो DDoS चला या डिनायल ऑफ सर्विस चला तो 2 दिन के लिए आपका पूरा मूवमेंट सिविलियंस का एटलीस्ट रुक गया. आपका जैसे पूरा सैटेलाइट सिस्टम वाज यू नो मेड डिफंक्ट बिफोर द वॉर. का मतलब किसका?
यूक्रेन का। यूक्रेन का। सो विच मीन्स कि सैटेलाइट इमेजरी 2 दिन तक उनके तो पास पूरा थी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ था। तो देन एलन मस्क brought in his Starlink and gave them the communication. हाँ, ये पढ़ा था मैंने, you're right. हाँ. So this is the kind of a major cyber attack, and that was all cyber related. Okay, so we are seeing plenty of them which are happening. And similarly, the second is your Israel and Hamas. While you see, every day there is a fighting which is on. Again, the groups which are there, they are grouped pro-Hamas, and there are groups which are pro-Israel. And they are trying to damage each other's, infrastructure. TV के ऊपर, पैलेस्टीन के फ्लैग्स आ जाते हैं, डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर कुछ हो जाता है, कभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डैमेज कर देते हैं. सो दिस वॉर इज ऑलरेडी ऑन पैरेलली टू वॉट एवर इज हैपनिंग, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. सो एंड अनदर केस इन पॉइंट, इफ यू लुक एट इंडिया नाउ, while we were doing G20, groups from Pakistan, Bangladesh, Indonesia, they had ganged up, in Baki or bhi group they are, and they were hacking our G20 sites. Okay, they were doing a DDoS attack. सर सो पहले ये ग्रुप्स पे चलते हैं सर. ये जो ग्रुप साइड लेते हैं, दीज आर आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स और ग्रुप्स हु आर वर्किंग प्योरली फॉर मनी, एंड बिकॉज दे आर फंडेड बाय अ सर्टेन गवर्नमेंट दे वुड take that side. They are more from an ideology point of view. Okay. There is no funding from them for them. So they are all ideology, and that's what they do. So sir, एक ग्रुप या जो एक माफिया गैंग की तरह ये चलता कैसे है? क्योंकि just to understand, अगर एक ग्रुप लीड है and there are several other cyber attack, कहीं से तो पैसा भी आना ज़रूरी है और कहीं पर आइडियोलॉजी भी विल टेक फोरफ्रंट, जैसे आपने कहा. तो ये फंक्शन होता कैसे है पूरा ग्रुप? सो प्राइमरली ये ग्रुप लीड्स जो होते हैं, द ग्रुप्स आर बीइंग मोर फ्रॉम आइडियोलॉजी. आई विल नॉट से द मनी पार्ट ऑफ इट. There are sentiments towards the religion, towards the country or whatever. I'll take in point, case in point, I'll take a group, Anonymous Sudan. ये बहुत फेमस है आज की डेट में, एंड दे हैव आइडियोलॉजी. इनका एक बड़ा एक सिंपल मकसद है, वो डीडॉस करते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस करते हैं. Like 7th of April, 2022 or 23, I think 23, they did a DDoS attack on five of our airports, right? And just see the audacity of these groups. They went onto a Telegram group, put a poll, and they said, what do you want to hack? You want to hack hospitals or you want to hack airports? And there were almost 2,700 plus votes on it, right? Wow. 46,000 people seeing that particular poll in the group. Just imagine, this is the audacity of it. And they are like, they would attack some Israel, they will attack US, they will attack, Swedish government. So they have an ideology, right? And that's what they do. तो सर ये बिकॉज आपने इन योर टेन्योर यू वुड हैव ऑल्सो कॉट सर्टेन हैकर्स. इनका हाउ डज देयर ब्रेन वर्क? बिकॉज इट्स इसेंशियली अ क्रिमिनल ब्रेन, राइट? तो उसको बियॉन्ड अ पॉइंट रैशनलाइज नहीं कर सकते, बट इनका मोटिवेशन क्या होता है सर? इज इट ओनली टू मेक अ पॉइंट और इज इट टू फील रेलिवेंट? क्योंकि बहुत इंडिविजुअल नेम्स तो सामने आ नहीं सकते हैं इसमें, तो देयर इज नो फेम इन्वॉल्व. लॉट ऑफ दिस में यू विल हैव योर पेडे अगर आपने किसी का डेटा हैक करके रैंसमवेयर ले लिया, बट बियॉन्ड अ पॉइंट a lot of things जो मुझे आपसे समझ में आ रहा है, lot of things that they might do may not have any financial motivation. So also. there are different kind of groups which are there. One is a ransomware group. They are purely operating for money. Okay. So they have a motive, and how a group of, say, ransomware is organized, they are a very well organized group. And so if I tell you, they have people who are programmers, there are people who are very good in servers, there are people who are very good in darknet, there are people who are very good in negotiations, there are people who are very good in cryptocurrency, and there is a boss on top of it. So they're running it like a profit and loss company. Bit it. Proper corporate structure की तरह. So they run like that. The other kind of groups which you're mentioning are the groups which are more from an ideology perspective or some country specific. So we have a kind of some groups which will try and say cause a damage to another one. So that's not a money which gets involved. It is more from that we are causing damage to the country infrastructure. That is how they are trying to do. So these can be people who are normal engineers in a company and their night job is to kind of
yes, it can be. That's what. So sir, in this kind of a scenario, at least basis what I read, there are many or rather many powerful countries which are much ahead of India in the cyber security domain when it comes to the defensive capabilities. इसराइल की आपने बात करी, अभी पगासस का बहुत ज़्यादा छपा था कि जो है वो यूज़ हुआ, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा तो बिकॉज आई नो कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है, लेकिन सर व्हेन इट कम्स टू द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ कैन वी स्पीड दिस अप सिग्निफिकेंटली टू कीप पेस, क्योंकि इसमें हर 2 साल में तो काइंड ऑफ थ्रेट्स, काइंड ऑफ अटैक्स भी चेंज हो जाते हैं. So primarily, you see, we have to overcome the mindset कि हम लोग एक सिक्योर हैं 24 घंटे. पहली बात तो, क्योंकि आज की डेट में एक जो एरा आ रहा है, आगे आने वाला एरा, वो AI वर्सेस AI है, जहाँ पे आप AI का इस्तेमाल करोगे अटैक करने के लिए, एंड यू आर यूजिंग द AI फॉर प्रोटेक्शन. उससे पहले से ये थोड़ा समझा दोगे AI के आने से साइबर सिक्योरिटी में 2-3 एग्जांपल देकर कि कैसे, हाउ डज द वर्ल्ड चेंज, साइबर अटैक कैसे बदल जाएंगे AI की वजह से. ओके, होता क्या है, आप ना कभी भी आप किसी साइबर अटैक को जानना चाहते हो या कुछ करते हो, जो पुराना हमारा टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी थे, हम लोग सिग्नेचर्स से पकड़ते थे कोई भी अटैक, राइट, और उस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते कि दिस अटैक विच हैज हैपेंड. हम अपना एंटीवायरस या उसका एक प्लग इन निकालते थे, प्लग, एंड वी यूज्ड टू पैच इट अप, एंड दैट इज हाउ वी यूज्ड टू से दैट दिस इज टेकन केयर ऑफ, नाउ वी आर सेफ. नाउ विद द AI कमिंग इन, सो दे डोंट हैव एनी सिग्नेचर्स. ओके, पहली बात तो ये कोई टेल मार्क्स नहीं देते हैं बंदे का. और दूसरी चीज़ क्या होते हैं, ये बड़े स्टेल्थ मोड में काम करते हैं. व्हेन आई से स्टेल्थ मोड, सो इनको हम लोग अटैक में एक जो टूल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मैलवेयर. सो पहली बात तो मैलवेयर जो है एक स्टेल्थ मोड में काम करता है. इट्स ए मशीन लर्निंग बेस्ड, मशीन लर्निंग में तो सेल्फ इवॉल्विंग होता है. ओके, एंड वो इतना इवॉल्विंग होता है कि वो ये जानता है कि मेरे आसपास क्या चीज़ हो रही है. इफ दैट बी द केस, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो यानी ह्यूमन इंटरवेंशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. वंस यू लॉन्च समथिंग, इट विल मेक इट ओन कोर्स. सो दूसरी चीज़, एक और चीज़ होती है कि आज की डेट में जो अटैक, जो पहले अटैक होते थे वो विजा आज की डेट में अटैक हैं, एक सटल डिफरेंस है. हम इनको बोलते हैं ह्यूमन ऑपरेटेड अटैक्स. ह्यूमन ऑपरेटेड अटैक मतलब, जैसे मैंने आपके एक मैलवेयर एक नेटवर्क में भेजा, वो आपको एक फिशिंग ईमेल के ज़रिए आया, आपने उसको क्लिक कर दिया, आपके मशीन में डेटोनेट हो गया, एंड इट्स एक्सप्लोडेड, इट स्टार्ट वर्किंग. नाउ यू विल नॉट कम टू नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट. इट विल स्टार्ट टेकिंग योर पावर शेल, एस्केलेशन करेगा, एंड देयर आफ्टर व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज ही इज गोइंग टू ओपन अप ए बैकडोर कॉल्ड कमांड एंड कंट्रोल चैनल. और उसके टाइम पे व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ओपनिंग अप अ विंडो, एंड नाउ ही इज एबल टू सी एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन योर नेटवर्क, राइट. ही इज टेकन कंट्रोल ऑफ योर नेटवर्क. देन ही डज लेटरल मूवमेंट, घूमता है आपके नेटवर्क में, आपका जो रेलिवेंट डेटा उसको निकालता है, इनक्रिप्ट करता है डेटा. सो इट्स ए वेल प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड strategies which they play. Or it's not that they just attack any organization. So they are look out for those kind of things. And इन्हीं अटैक्स में भी आजकल इनिशियल एक्सेस ब्रोकर एज ए सर्विस हो गई है, रैंसमवेयर एज ए सर्विस हो गई है. So we are seeing so much of ecosystem which has grown in last couple of years in the cyber attack domain itself. सर इंटरनल डोमेस्टिकली भी अगर हम अक्रॉस बॉर्डर नहीं भी जाएं, तो ऐसा कई बार पढ़ने में आता है छोटी न्यूज़ में कि डोमेस्टिकली सर्टेन ग्रुप्स, चाहे वो नक्सल ग्रुप हो, चाहे वो सर्टेन आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हों, या there are certain talks of them also now evolving and starting to use cyber as one of the weapons. इस पे सर कभी आपने देखा इसको? ऐसा कोई अभी तक कोई सामने ऐसा केस आया नहीं है, बट इंडिया एज ए कंट्री वी आर ग्रैपलिंग विद वन मेजर प्रॉब्लम, दैट इज द जामतारा काइंड ऑफ केसेस, राइट. सो दैट इज अ साइबर क्राइम विच इज ऑलरेडी टेकिंग अप. इट्स ए प्रॉब्लम एरिया, and it's we need to really put a control to it. बट सर ये वाले जो केसेस हैं, यहाँ पर एडवांस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अभी तक देखने मिला है हमें, या हम वही बेसिक फ़ोन करके वी ट्राई टू गेट पिन और सम सर्टेन?
what they're trying to exploit, they're exploiting the weakness of your awareness. राइट. और वो masses को target कर रहे हैं. Masses को when I say that they are targeting the people who are kind of not aware of what is the will not be in cybersecurity. the know-how of these तो things. उनको क्या है वो ऐसा झांसा में डालते हैं एंड उस झांसे में आके वो फंस जाता है एंड ही एंड्स पेइंग अप द मनी एंड देयर इज अ होल ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी व्हिच हैज ऑलरेडी बीन लॉस्ट बाय द पीपल ऑल टुगेदर. राइट. सर डेटा तो जो आपका रिसर्च डेटा है उसका सिक्योरिटी है, बिकॉज ऐसा एटलीस्ट सुनने में बहुत आता है दैट at a corporate level and at a national level your research data gets stolen and आपको कोई ransomware नहीं कुछ नहीं, your intangible property or your know-how essentially gets leaked to another group. Are there targeted groups who work in that direction and आपने देखा है ऐसा होते हुए? सो ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना, दे आर बीन डन बाय द नेशन स्टेट एक्टर्स. लाइक आपने देखा था कि लाइक इंडिया के सीरम लैब के ऊपर अटैक हुआ. व्हेन द रिसर्च फॉर कोविड वैक्सीन वाज हैपनिंग, देयर वर सर्टेन लैब्स व्हिच वर बीइंग अटैक्ड वर्ल्ड ओवर. Yes. Right? To take the whole kind of strategy of what is being developed. So that is done by not by individuals, but they are done by nation states. Right. But ये research में ये चोरी होती है. तो हमने तो ये सामने कोविड के टाइम कोविड के टाइम पे देखा ही था. it's a ये live स्पेस example. रिसर्च प्रोग्राम में भी कहा जाता है कि कुछ कंट्रीज, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका पूरा स्पेस रिसर्च प्रोग्राम एक्चुअली साइबर अटैकर्स ने जो है बना रखा है, इंक्लूडिंग देयर लेटेस्ट, चाहे उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है या फिर इस तरह के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, ऑल दैट रिसर्च एसेंशियली इज सोर्स्ड फ्रॉम स्टेट एक्टर्स, जैसा आपने बोला. So what the problem what we are seeing is, see, all this space research is a very critical area. और खाली चंद एक कंट्रीज हैं जिनको स्पेस के बारे में पता है, राइट? और हर दूसरी जो एडवर्सरी कंट्री होती है वो जानना चाहती है कि नेक्स्ट स्टेप वो उनका जो एडवर्सरी है वो क्या लेने वाला है. तो दैट इज द पॉइंट व्हाट दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर. दे वांट टू रियली फाइंड आउट द. सर जो लेटेस्ट वेपनरी सिस्टम है, चाहे वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस का हो या फिर वो कहीं से भी, लॉट ऑफ इट इज गेटिंग इम्पोर्टेड राइट नाउ. इज इट पॉसिबल दैट दोज ऑल्सो कैन बी सब्जेक्टेड टू साइबर अटैक, या उसमें डीप स्लीपर सेल टाइप के चिप्स हों जो अगर लेट से हमने रशिया से कोई या किसी भी कंट्री से कोई वेपन इंपोर्ट करा है, इन सर्टेन सिचुएशंस दोज वेपन्स में नॉट वर्क. So, there's always a challenge today, and we're already seeing it. The China and USA, they're putting backdoors to some of the servers which happen. And defense mechanism में, defense machinery में, this is very much possible today. What they can do it. सर एक लास्ट चीज, गिवन ऑल दैट इज हैपनिंग in the cyber security world, at a country level, what is it that we should be doing? At a corporate level, क्योंकि कंट्री के नेशनल के बाद सेकंड टारगेट जो मेरे को समझ में आपसे बात करके कॉर्पोरेट्स होते हैं. सो एट अ कॉर्पोरेट लेवल how should companies be thinking about this, and at an individual level how should we be thinking about this? That's a fantastic question. I should put it across. So at a national level, we have a whole cybersecurity strategy which comes up. So last हमारी जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2013 में आई थी, और हमने उसमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स की बात की थी एंड डिफरेंट सिक्योरिटी की बात की थी, एंड दैट्स वेयर वी आइडेंटिफाइड 6 critical infrastructure. 7th one is a hospital and healthcare, which we added later. And after that, what we have done is, we came up with National Critical Infrastructure Protection Center, and NCIIPC we came up. We came up with an organization called CERT India, right? And what we have done is, last year only, CERT India came up with a policy कि आप 6 घंटे में कोई भी साइबर अटैक होता है उसको आप इन्फॉर्म करेंगे, right? So this goes for all the organizations across India. Second comes to your organizations. Now organizations के लिए, like I told you, 6 hours is a mandate. 6 hours they need to inform. So if they need to do it, antivirus is not the solution to protect your network. So how do you really protect the network?
नाउ यू नीड टू हैव थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट हंटिंग. अब कॉन्टीन्यूस ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग. आज की डेट में हम लोग कॉन्टीन्यूस वनरेबिलिटी असेसमेंट की बात कर रहे हैं, रेड टीमिंग की बात कर रहे हैं. सो द ओल्ड स्कूल ऑफ security what we had, now we are trying to change it. Why? Because the attack vector which is there is changing. Because even if the each sensor which you add in the organization, कोई एक आप IoT device भी लगाते हैं या कोई आप IoT sensor based ट्यूबलाइट भी लगाते हैं, it's also attack vector for me. Because a hacker can come through that, okay, and be in your network and steal your data also. So if that be the attack vector, then we have to have a security situation or a security architecture which gives me the whole lot of single pane of glass. It should show me मेरे network में क्या हो रहा है. So the data in the corporates is very important for them, and that is what all the ransomware groups they target. और वो उनको करते हैं double extortion. Double extortion का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने दे हैव हैक्ड देम ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टेकन देयर डेटा, दे आस्क फॉर द रैंसम, एंड रैंसम इज नॉट ऑल्सो स्मॉल, इट्स ए 1 million 2 million, so that's what they ask, and then they put the data for sale if they're not paying up in the dark web. Okay, they're threatening them कि आपका डेटा जो है within 3 days और तो हम ऐसे या वैसे अब डेटा क्योंकि हमारे पास आ गया, हम पैसा तो बना लेंगे, या तो आप दे दो या हम बेच देंगे आपका डेटा. So that is the kind of thing which is there. Now individual level पे what you require, individual is the most critical because knowledge, your other things which are there are very scanty. Say for example, all of us have got a mobile. Yes. And how many of us have got an anti-malware system in it? We have the whole data. Right. Right, we are running all over banking applications from there. So now last year there was a lots of things which are happening on malware which are being specifically made for banking applications, so that they can steal the data. So primarily, if an individual has to protect his data, his or her data, one, they should have an anti-malware. Second, what they should do is that people try and download applications from any of the places or any of the Play Store, or somebody will forward them here, you take this application, it's good, on their WhatsApp, and they will download it, not realizing that application, the moment they download, if it is a malicious application, it will take away all their data. And what is the data which goes? Their location, their contacts, their photographs, their chats. And in fact, a hacker sees everything which is happening in front of you. Right? So he has got the similar kind of access. So primarily, just remember one thing, all attacks do start with one click. हम लोग बोलते हैं कि यार कहाँ से अटैक शुरू हुआ, एक क्लिक आपने अपने फोन पे कभी भी करा, वो चाहे वो कॉर्पोरेट में भी हो, हाँ, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, all attacks start with only one click. So they are trying to bait that one click from you. Yes. That's a bait, and they come into your network, they do engineering, social engineering करके आते हैं, और बड़ा एक स्पेसिफिक तरीका होता है, उसको हम स्पीयर फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग अटैक्स बोलते हैं. तो वो आपसे वो क्लिक करा देते हैं, राइट, एंड देन वंस दैट क्लिक्स, एवरीथिंग इज लाइक you're falling prey to that kind of attack, and you lose your data. It's like deck of cards after that. Yeah, that's it. Then you lose everything. Yeah. So you and the very unfortunate part is you will not come to know what is happening. आपका अटैक पीछे चल रहा है, but you are not knowing what's going behind in your mobile or even a laptop for that matter. हाँ. सर एक जैसे AI का आपने बताया कि AI के आने से साइबर वॉरफेयर कैसे चेंज हो रहा है. I was reading that quantum computing is another big thing that is coming along with AI. Yes. In fact, quantum computing can actually be bigger than the AI itself because its application is much beyond artificial intelligence. Does quantum computing have an impact on cyber security threats also? Yes. So what practically happens is, हम लोग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स लगाते हैं अपना डेटा सिक्योर करने के लिए, एंड the higher the kind of cryptographic complexity which is there, the better it is to secure it, right? आपकी सारी जितनी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं एट द बैक एंड, उनमें वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स ही होती हैं.
तो आज के जो कंप्यूटर्स होते हैं वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दोज क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स, राइट। और उनको अगर ब्रेक करना है तो वी रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर ऑफ 5 years, 7 years, 10 years, मतलब बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ड ऑन द लेंथ आपको क्रिप्टोग्राफिक की। तो 5 years कंप्यूटिंग पावर का मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल प्रोसेसर पे अगर नहीं, 100 कंप्यूटर्स, 1000 कंप्यूटर्स फॉर 5 years। 1000 कंप्यूटर्स फॉर 5 years चलेंगे तो वो उसको हाँ। क्रैक कर पाएंगे। अब क्वांटम कंप्यूटर का पावर क्या है, इट कैन ब्रेक विद इन सेकेंड्स। सो आपकी जितनी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं दे कैन बी ब्रोकन विद इन सेकेंड्स। सो इट हैज बिकम ए मेजर थ्रेट, राइट। अगर क्वांटम कंप्यूटर हैकर्स के हाथ में आता है दे कैन ब्रेक एनी कोड विद इन सेकेंड्स एंड दे हैव द एक्सेस। तो फिर सर ये कैसे, इसमें सिक्योरिटी कैसे आएगा फिर? सो आने वाला टाइम जो है इट्स हाँ। गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज altogether with the quantum computing. While quantum computing is very good for us, right? But this is a challenge which it's going to get along. सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम इवेंचुअली वापस फिजिकल मनी पे वापस आ जाएं कि भाई ये तो कुछ भी जो है सिक्योर नहीं है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर नॉट सिक्योर, डिजिटल डेटा इज नॉट सिक्योर, सो द ओल्ड वेज ऑफ वर्किंग इज व्हाट I think it's very difficult to come back because we are now in the technology, we are living in a technology world. और वहाँ से वापस आना मेरे लिए तो ये हाँ। बोलूँगा इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप अपने आप को उस वर्ल्ड से कट ऑफ नहीं कर सकते हो। ओनली थिंग इज यू शुड कीप योर सेल्फ सिक्योर, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ कि मेरे को एक पर्सनल लेवल पे सिक्योरिटी कैसे करनी है। और एक पर्सनल लेवल की सिक्योरिटी जो होती है वो छोटे बच्चे से लेके एक एजेड व्यक्ति तक होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, एक हम साइबर सिटीजनशिप, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे ऑल राइट्स आर देयर। डू वी नो आवर राइट्स इन द साइबर वर्ल्ड? नो। you see a small kid, mother will give a screen in front of the child and उनको feed करते हैं, right? Or to play, to pass his time. But do they tell what is to be seen, when is to be seen, what is the right thing to see? We never tell that, right? We don't guide our kids what's to be done. सर अगर we have मेरा to. तो 8 साल का बेटा बोलो वो तब भी वो सुनता नहीं, वो Because he is now been trained, or his mind has been trained to availability of this technology. So we have to come in as we have to train these kids how to live in the cyber citizens as netizens of because they've been born in the cyber world. Yes. We are the kind of migrants from the physical to the Yes. cyber situation. So that is what we are. So if that be the case, we have to have the education right from the beginning. कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि द ओनली वे टू एंश्योर साइबर सिक्योरिटी इवेंचुअली विल बी योर फिजिकल वेरिफिकेशंस और बायोमेट्रिक्स अलॉन्ग विद एवरीथिंग दैट यू डू, क्योंकि डिजिटली तो जैसे आपने बोला तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद तो पासवर्ड पे से तो मेरा विश्वास उठ गया तो या आपके जो पिन कोड्स वगैरह होते हैं, ऑल दैट इज एसेंशियली नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। So it's a problem. कुछ साल तक बड़ा अच्छा था, बायोमेट्रिक आई कुड डू इट, फेशियल रिकॉग्निशन भी हम कहते थे बहुत सिक्योर है, वॉइस रिकॉग्निशन भी हम कहते थे इट्स सिक्योर। अच्छा वो भी बट विद द जेन एआई कमिंग इन, जनरेटिव एआई कमिंग इन, डीप फेक्स व्हिच आर कमिंग इन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स। एनी एक सर जाने से बिफोर आई लेट यू गो, वन स्टोरी विच यू कैन नेवर फॉरगेट विच यू एनकाउंटर्ड इन योर करियर और आपको लगा कि यार ये मैंने नहीं सोचा था ऐसा भी हो सकता है। So there have been plenty of them. Or something which is very close to your heart. So I've seen so many cyber attacks happening throughout my life. We investigated it also, and I've seen the infrastructure being compromised, and you tell the boss कि ये सामने आपके ये malware है आपके network में, right? But they don't want to believe it because they're in a kind of myth that nobody can hack us, right? So we have to overcome this particular challenge that we are not hackable, right? Because hacks are happening, crimes are happening, और nation state इतने ज़्यादा एक्टिव हैं आज की डेट में
हमारा हर नेटवर्क vulnerable है, right? So we have to overcome this mindset. I try to tell people to overcome the mindset, but it's very difficult to believe because any security person, if you ask him कि भाई आपका नेटवर्क सेफ है, वो बोलेगा nothing is happening to my network. What's wrong in it? I have put every bit of security. मैंने सारी पॉलिसी लगाई हैं, मैंने फायरवॉल लगाया है, मैंने DLP लगाया है, मैंने एंटीवायरस लगाया है, मैंने सब कुछ तो लगाया है. What's left? But I still say no. You still have a kind of malware which is there in it and वो already work कर रहा है. So I've seen couple of बिना स्पेसिफिक्स बोले आपने स्टोरी सुना भी दी. जो व्यूअर्स हैं जिसको समझ में आ गई वो कमेंट्स में बता देना. बट मैं समझ गया आप किस तरह के सिचुएशन की बात कर रहे हो. सो बट सर एंड hats off to people like you, sir, who've been constantly fighting against this threat for our safety as citizens and netizens. And thank you for making time for us, sir. This was a great conversation, very enlightening conversation also. So it's a real pleasure and really wonderful to share the cybersecurity aspects, because if we are cyber safe, we are safe otherwise, and we'll have a mental peace today. Yes. Just ask the people who have a cyber attack which happens, and it's very difficult. They lose the sleeps of the night. So just be cyber safe and don't click on anything which you think is okay. Think before you click. So thank you very much, Tarun. Pleasure to be part of it, and Godspeed. Thank you, sir. Thank you so much.